वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं मनी सेंट्रल की ये खास बातचीत, जिसमें हम जेब और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का विश्लेषण लेकर आते हैं और समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ घट रहा है उसका सीधा रिश्ता आपकी जेब से कैसे है। तो खबरों को समझाने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू मनी 9। हर शाम को पवन सर हमारे लिए स्पेशली ये टाइम ब्लॉक करके निकालते हैं जिसमें हम अलग अलग खबरों पर बातचीत करते हैं। तो आज किन खबरों पर रहेगा हमारा फोकस, तो सबसे पहले वही आपको बता देते हैं। ट्रू कॉलर से जुड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बताती है कि कैसे ट्रू कॉलर फिलहाल भारतीयों की जरूरत बना रहेगा। इसके बाद नजर है सरकार की तरफ से फ्रीज किए गए 4.5 लाख बैंक खातों पर। आखिर किस वजह से सरकार को ये खाते फ्रीज करने पड़े, ये वजह समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद म्यूचुअल फंड्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जबरदस्त निवेश। ये 44वां महीना था जब हमने इनफ्लो को बढ़ते हुए देखा है। रिजर्व बैंक की तरफ से विदेशी निवेशकों के लिए बदले गए हैं एफडीआई नियमों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और महंगाई से जुड़ी हुई है अगली बड़ी खबर। महंगाई दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर चली गई है। इसका क्या असर अब आगे देखने को मिलेगा। और बात डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ 5 सदस्य देशों की तरफ से लगाए गए आरोप से जुड़ी हुई। तो इन सारी खबरों को एक एक करके लेकर आते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है ट्रू कॉलर ऐप से जुड़ी हुई। ट्रू कॉलर ऐप फिलहाल भारतीयों की जरूरत बना रह सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को कहा है कि वो ग्राहक के मोबाइल फोन पर अपने नेटवर्क नंबर वाले कॉलर की जानकारी तो दिखा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे नेटवर्क नंबर वाले कॉलर की जानकारी दिखाना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसा होने की स्थिति में मोबाइल ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क नंबर के कॉलर की जानकारी के लिए ट्रू कॉलर पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। इस साल फरवरी में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने प्रस्ताव दिया था कि डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ऐसी व्यवस्था तैयार करे जिसके जरिए अनजान नंबर से आने वाले कॉलर्स की जानकारी ग्राहक के फोन पर उपलब्ध हो सके। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को व्यवस्था के लिए कहा था, जिस पर कंपनियों ने अपना ये रिस्पांस दे दिया है। तो लग तो यही रहा है कि ट्रू कॉलर जो है हम सब के लिए, अब इतने सारे स्पैम कॉल्स आ रहे हैं और हम सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन कॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पवन जी, ये ट्रू कॉलर पे जो हम लोग जितने डिपेंडेंट हैं ये जारी रहेगा, दूरसंचार कंपनियां जिस तरह से अपना हाथ खड़े कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर दिए सारी कंपनियों ने। कहा कि साहब ट्राई के कहने के बावजूद, सरकार की इच्छा के बावजूद, जो हालात अभी चल रहे हैं उसमें जिस तरह से स्पैम कॉल आते हैं, जिस तरह से फ्रॉड होता है, वो सब जो भी अपनी जगह है, लेकिन हम उसको अभी एक टाइम लाइन के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो एडवांसमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा अभी फ़िलहाल इसको लागू करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, अब इसमें ट्रू कॉलर हम सब इस्तेमाल करते हैं। ट्रू कॉलर क्या है? ट्रू कॉलर एक ऐप है जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप को ज़बरदस्ती कौन कॉल कर रहा है ये जान सकते हैं, उसकी डिटेल जान सकते हैं, उसका नाम जान सकते हैं, कहाँ से बोल रहा है वो जान सकते हैं। ट्रू कॉलर बेसिकली ये स्वीडन की कंपनी है, यहाँ की है भी नहीं। हम सब इस्तेमाल तो करते हैं और समझते हैं यहीं की कंपनी है। ट्रू कॉलर की 75% रेवेन्यू इस देश से आता है। अब आप एनुअल सेल्स उनका देखेंगे, पिछले इस साल करीब $400 मिलियन के आसपास है। आप समझिए उसमें से करीब 70% हिंदुस्तान से आता है, तो हिंदुस्तान उसके लिए बड़ा बाज़ार है। तो ट्रू कॉलर को अभी जिस तरह से वो सेवा दे रही है, और हम ज़्यादातर लोग उसका फ्री वाला इस्तेमाल करते हैं, उसमें से अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो उसके कुछ और फीचर्स हैं जिसमें से आपको काफ़ी हद तक कुछ और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो थोड़ा सा उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ट्रू कॉलर का ये बहुत बड़ा बाज़ार है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे से ये नहीं हो सकेगा। हम इस बात की परीक्षा करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि आप इतने बड़े बड़े लाम काफ करके, इतने बड़े बड़े एपरेटस लगा के, इक्विपमेंट लगा के, नेटवर्क लगा के आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो स्वीडन से आने वाली एक छोटी सी कंपनी कर रही है। जैसे इन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है सरकार को, उसके आधार पे लग नहीं रहा कि अगले नज़दीक भविष्य में से, मेरा मतलब हुआ 3 महीने में, 6 महीने में, वो जो ट्राई ने कहा है उसको ये कंप्लाई कर सकेंगे। और लिहाजा इसका रिजल्ट आप पूछिएगा तो ये होगा कि फ़िलहाल आपको ट्रू कॉलर पे निर्भर रहना पड़ेगा और इस सेगमेंट में जितनी कमाई अभी ट्रू कॉलर की जेब में जाएगी। बिल्कुल। सो
जाहिर तौर पर जब टेलीकॉम कंपनियां कह रही हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर हमें एक बाहर के देश से आने वाले एक ऐप पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पैम कॉल्स की तादाद भी कितनी बढ़ चुकी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने पिछले साल ऐसे 4.5 लाख बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध से जुटाए पैसे को निकालने के लिए हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों को किसी दूसरे के केवाईसी दस्तावेजों पर खोला गया था और फ्रॉड करने वाले इन खातों से चेक, एटीएम या डिजिटल माध्यम से पैसा निकालते थे। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के दायरे में आने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने इन खातों को बंद करने की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन खातों में अधिकतर खाते सरकारी बैंकों में पाए गए हैं और जिन बैंक शाखाओं में खाते पकड़े गए उनके कर्मचारियों या अधिकारियों के इस बात के लिए जांच हो रही है कि कहीं उनकी मिलीभगत से तो ये खाते नहीं खोले गए थे। तो एक बड़ी कार्रवाई म्यूल अकाउंट्स जिन्हें हम समझते हैं, यही है ना पवन जी? म्यूल अकाउंट्स ही है इसको लेकर के? म्यूल अकाउंट्स है प्रियंका। पता म्यूल जो शब्द आया है वो म्यूल का है ना, जो ड्रग और नारकोटिक्स के कारोबार में इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है। उसका सिर्फ ये अर्थ होता है कि जो म्यूल जो ड्रग कैरी करता है, जो म्यूल है उसमें से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसे मिलते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को स्मगल कराने में एक मदद करता है। इस सूरत में भी आप देखिएगा जो म्यूल अकाउंट है वो बिल्कुल सिमिलरिटी है दोनों में। ये आप जो इसका इस्तेमाल करना चाहता है, जो कहीं से पैसा डलवाना चाहता है इसके अकाउंट में और जो पैसा निकाल के कहीं और भिजवाना था, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी में आप इसको खच्चर खाता कह सकते हैं, मतलब ये लिबर्टी ली जा सकती है। हिंदी के जो विद्वान हैं वो समझाएंगे कि क्या ये सही अनुवाद है क्या। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि ज़्यादातर तो आप देखेंगे इसमें बच्चों मतलब युवा के खातों का इस्तेमाल होता है। इसमें जिसका खाता है उसको पता भी नहीं होता है कि हमारे खाते का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़र्ज़ करिए कि कोई 21 साल का लड़का है, कहीं नौकरी के लिए पहुंचता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने अकाउंट का सारा डिटेल देता है और अपना एटीएम पिन भी दे देता है, अपने अकाउंट नंबर भी दे देता है और उसको ऑपरेट करने के जो पासवर्ड है वो सारा दे देता है। अब उसके अकाउंट में महीने में 1,000 भी रुपये नहीं आते हैं। अब इकट्ठा मान लो कि आपने उसको दे दिया 25,000 रुपये, तो वो तो गदगद हो जाता है। उसके बाद वो मस्त रहता है, वो देखता नहीं है कि ये अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये सारा म्यूल अकाउंट का जो खेल है ये कुछ घंटों में होता है। ऐसा नहीं कि म्यूल अकाउंट में पैसे आए तो वो 2 महीने 3 महीने पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं होता। पैसे आए और फटाक से वो साइफन हो फके कहीं और चले गए। तो आप जो एक तो एज ग्रुप आप देखिएगा तो उस एज ग्रुप में आपको मिलेगा कि 21-22 साल के लोगों की ज़्यादातर बड़ी तादाद है इसमें। फिर उसके बाद आप देखिएगा सबका एक तरह से मतलब एक प्रोफाइल आप देखेंगे तो इसमें लेबर के खातों का इस्तेमाल किया जाता है। जो लेबरर्स हैं, लेबरर्स के खातों का इस्तेमाल किया जाता है और जो लो इनकम लोग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहला फुसला के गलत जानकारी दे के उनके खातों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये म्यूल अकाउंट्स कहलाते हैं। ये बड़े नंबर में सबसे ज़्यादा SBI में है। इसमें आप इसकी पहचान नहीं कर सकते, मतलब आपके खातों का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपका डिटेल ऑपरेटर्स के हाथ में चले गए हैं तो वो आपके खातों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसा है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पेनलाइज भी होंगे, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, आपकी इमेज खराब होगी बैंक में, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, इसका बेनिफिशियरी कोई और होगा। तो इसकी पहचान बहुत मुश्किल है। इसकी पहचान ऐसे मुश्किल है क्योंकि बैंक को पता नहीं चलता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसका एक ट्रेंड है कि जिस अकाउंट में पैसे, फ़र्ज़ करिए कि जिस अकाउंट में पिछले साल ट्रांजैक्शन हुए 6,000 के, उस अकाउंट में इस साल ट्रांजैक्शन हो गए 6 लाख के, तो सडनली बैंक का जो एम्प्लॉय है वो देखेगा कि इसका बिहेवियर, जो बैंक अकाउंट जो ऑपरेट कर रहा है उसमें इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये बहुत एरिटिक बिहेवियर है अकाउंट का। तो ऐसे में उसकी पहचान की जाए। इसमें जो बैंकर्स है वही उसको रोक सकता है। बाकी देखिए पूरा साइबर सेल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पूरी सरकार का कुनबा पूरा लगा हुआ है कि इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, इसको कैसे रिमूव किया जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है ये आज की तारीख में, साइबर एज में। तो ये 4.5 लाख अकाउंट, इसको आप क्या कहेंगे? गुड इनफ, बैड स्कोर क्या देंगे? नहीं, बहुत नंबर हैं, अच्छे नंबर है, यानी कि अच्छा काम किया है सरकार ने। 4.5 लाख अकाउंट को फ्रीज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और फ्रीज करना, मतलब ये इसका मतलब है कि मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। मतलब RBI और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग हैं, मैं मानता हूँ कि वो शातिर लोगों को
की पकड़ धकड़ करने में लगे हुए हैं, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चलिए, अच्छा हुआ। तो ये एक नई बात मैंने सीखी, म्यूल अकाउंट। मैं तो हमेशा यही कहती थी, अब पवन जी कह रहे हैं खच्चर खाते। ये शब्द अच्छा लगा, खच्चर खाते हैं। खा से खा की भिड़ंत हो रही है ना। अगली खबर लेकर आते हैं। अक्टूबर के दौरान शेयर बाजार में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस गिरावट की परछाई म्यूचुअल फंड्स पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी। म्यूचुअल फंड्स के रास्ते शेयर बाजार में आने वाले निवेश के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम्स में 41,800 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश केवल सिप रूट से आया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आया है। इस निवेश की बदौलत भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली के बावजूद ज्यादा नहीं टूटे। तो मैं तो यही कहूंगी कि संभाल लिया म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ है पवन सर। देखिए, इसमें जब देखेंगे अगस्त के बाद जब गिरावट बहुत इंटरमिटेंटली मार्केट में हुआ, तो म्यूचुअल फंड अभी भी ना लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, पर म्यूचुअल फंड एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के रूप में उभरा है पिछले कई साल में, जिसमें लोगों को लगता है कि ये यहाँ पे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न बेहतर है, एकदम से पैसे नहीं डूब जाएंगे। जहाँ पे आपका सेफ्टी स्टॉक कोई और जो आपके बदले जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो सेफ्टी वाल्व का काम करता है। तो ये ना इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, और जिस वजह से आप देख रहे हैं कि जो इनफ्लो जिसमें बढ़ा है, एक तो मार्केट की भी हालत ख़राब रही, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। फिर उसके बाद जो हालात हैं उसमें म्यूचुअल फंड के सारे डिटर्मिनेंट्स पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारा इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से हुआ होगा, और इसीलिए आप देख रहे हैं 22% जंप उस अकाउंट में। बिल्कुल, और हम देख रहे थे वो नंबर्स भी जिसमें जनवरी से लेकर के अक्टूबर में जब हमने देखा, तो जनवरी 2024 में 18,833 करोड़ की सिप हुई थी। सिप की मैं बात कर रही हूँ, और अक्टूबर में वो आंकड़ा पहुंच गया 25,200 को क्रॉस कर गया। तो जो सिप है, जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है कि आप छोटी रकम से भी हर महीने निवेश कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ये लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना, वो पिछले कई साल में आप देखिएगा तो इसका बड़ा अवेयरनेस आया है लोगों में। मतलब जिसको शेयर बाज़ार में जो भरोसा नहीं भी करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारा पैसा एक तो सुरक्षित रहेगा, समय पे मिल जाएगा, इसका मार्केट के उतार चढ़ाव पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई जो म्यूचुअल फंड के ऑपरेटर्स हैं उनके क्रियाकलापों में भी, तो इस वजह से उसकी तासीर बहुत ज़्यादा है SIP की। तो इस वजह से अब जो पूरा म्यूचुअल फंड का जो लैंडस्केप है, वहाँ पे आप इसलिए स्वेलिंग देख रहे हैं क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उसका बड़ा योगदान है, और लोगों को अब इसकी तरफ लोग बढ़ भी रहे हैं, रुझान बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FPIs के लिए FDI निवेश की शर्तों में ढील दी है। अगर कोई FPI किसी भारतीय कंपनी में अपने निवेश को FDI में बदलना चाहता है, तो उसे अब FPI निवेश से बाहर नहीं होना होगा। निवेश से बाहर हुए बिना भी उसका निवेश FDI में बदल जाएगा, बशर्ते कंपनी में FPI का निवेश 10% से कम हो। रिजर्व बैंक के इस कदम से भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। तो RBI ने जो इन नियमों को ढील दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि जो FPI में इन्वेस्ट करते थे उसको बहुत तरह की कागज़ पत्थर से जूझना पड़ता था। 10 सवाल होते थे कि कैसे आपका एक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन बताइए। तो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, ये उसको बढ़ावा देने के लिए इसके प्रावधान में बदलाव किया गया है, न कि उसको पेनलाइज करने के लिए। तो इसको ऐसे देखा जाए कि आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा, तो वो आपको माना जाएगा कि FDI है। उस सूरत में आपको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, एजेंसी है, मंत्रालय है, उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विदिन 5 ट्रेडिंग डेज। तो वो जो नियम है, इससे थोड़ा सा मार्केट में एक ठहराव आएगा इन्वेस्टर्स में, जिसमें एक तरह से एक बेचैनी होती थी, एक तरह से बड़ा दबाव होता था। तो ये उसमें थोड़ा डेप्थ बनाने में काम आएगा। अगली खबर, खाद्य महंगाई ने एक बार फिर से रिटेल महंगाई का सारा गणित बिगाड़ दिया है। सब्जियां, फल, तेल और अनाज महंगा होने की वजह से अक्टूबर के दौरान रिटेल महंगाई दर 14 महीने के ऊपरी स्तर
6.21% पर पहुंच गई है। महंगाई दर का ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से 21 बेसिस पॉइंट ऊपर है। इस आंकड़े की वजह से अब दिसंबर में होने वाली आरबीआई की बैठक में ब्याज दर घटने की उम्मीद लगभग खत्म ही हो गई है। अक्टूबर के दौरान सब्जियों की महंगाई दर 42% दर्ज की गई है और इसके अलावा खाद्य तेल की महंगाई दर 9.5% के लेवल्स को टच कर रही है। फल की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 9.5% तक पहुंच गई है। तो महंगाई को लेकर अब आरबीआई अनसेटल्ड होता हुआ, और मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट हम इसके अगले मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में देखेंगे। देखिए, जो इसके बाद अब जो डेटा आएगा उससे पहले एमपीसी की बैठक होगी, मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते में, जहाँ तक तारीख मुझे याद आती है। सीपीआई को आप देखिएगा तो आरबीआई का जो इस साल का टारगेट है वो है करीब 4.5% पूरे फिस्कल ईयर का। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसको अगर आप एवरेज आउट करिएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो आपको 4.85 के आसपास आपको नज़र आएगा। उम्मीद यह है कि जो महंगाई दर आपको अक्टूबर में और सितंबर में दिखी है, देखिए अक्टूबर का जो महंगाई दर है कोई ऐसा शॉक तो आया नहीं। अभी से 10 दिन पहले हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, जिसमें गवर्नर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो सितंबर में इन्फ्लेशन आया, अक्टूबर में शायद उससे ज़्यादा जा सकता है। तो ऐसा कोई ऐसे शॉक की तरह ही आया नहीं है। अब यह है कि इसमें आरबीआई क्या करेगी। देखिए, आरबीआई एक जो एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि कोई एक शैलो किस्म का रेट कट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी अब देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कितनी है फॉरेक्स मार्केट में, अभी जो सब्जियों की हालत क्या है। तो उस सूरत में जो महंगाई अभी जिस हिसाब से गई है, तो एक अब जैसे मेरी पर्सनल राय पूछना चाहेंगे तो मुझे लग रहा है कि इतने भयभीत हैं ये कि पहले फुर्सत में जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें रेट कट हो जाएगा, इसके बेहद कम आसार होंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि उनके जो सहन शक्ति थी उससे बियॉन्ड ही नजर आ रहा है। और शक्तिकांत दास ने कई बार ये कमेंट दिया कि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे। तो आपको भी लग रहा है कि एमपीसी की बैठक में निराशा ही हाथ लगेगी, यानी लंबे समय तक होम लोन वगैरह। अभी देखिए, अभी 1 महीना है, अभी उसमें 1 महीना से मेरा 1 महीना नहीं, मतलब आप लगा लीजिए 3 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा। उस सूरत में अभी 3 हफ्ते में देखिए वेजिटेबल, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वेजिटेबल के प्राइसेस तो कूल डाउन होंगे, लेकिन वेजिटेबल के प्राइसेस कूल डाउन होंगे वो रेट कट के लिए, वो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा उसके लिए पर्याप्त शायद नहीं होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सीरियल्स हैं उसमें भी एडिबल ऑयल्स को आप देखिए, अनाज, हमने कल आटे की बात की थी, आटा भी महंगा, वीट को देख लीजिए, एडिबल ऑयल्स को देख लीजिए। तो सब ये वो जगह है जहाँ पे स्पाइक हुआ पड़ा है। अगर इसकी कीमतें स्पाइक हुई पड़ी हैं तो उसका असर दिखेगा कि हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन अभी 3 हफ्ते ये कहना अभी से कि नहीं होगा या हो जाएगा, हम लोग अगर कहेंगे तो बड़े नुकसान में रहेंगे। लेकिन महंगाई से दो चार होने के लिए हमें मेंटली तो तैयार रहना होगा, क्योंकि वीट की जो आदत लग रही है उससे पता चल रहा है कि मार्च तक इसके सस्ते होने के आसार नहीं है। वीट और एडिबल ऑयल दोनों वीट और एडिबल ऑयल दोनों, तो इनके लिए हमें तैयार रहना होगा। विदेशी निवेश को खींचने और अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चीन ने अक्टूबर के दौरान भले ही बड़े बेल आउट की घोषणा की हो, लेकिन अक्टूबर से पहले तक चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस साल सितंबर तिमाही के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में हुए एफडीआई इनफ्लो के मुकाबले एफडीआई का आउटफ्लो 8.1 अरब डॉलर ज्यादा रहा है। इससे पहले जून तिमाही के दौरान भी चीन की अर्थव्यवस्था में एफडीआई आउटफ्लो देखा गया था। 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हम इस तरह से आउटफ्लो बढ़ावा देख रहे हैं। तो इस खबर पर को मैं चाहूंगी कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान बनाइए, और क्या इसके मायने हैं भारत के लिए और चीन के लिए, क्योंकि वहां पर हम ये देख रहे हैं चीन में आउटफ्लो पिछले कई महीने से गड़बड़ा रहा है। आप देखेंगे वहाँ से निसान मोटर्स अपने कुछ प्लांट बंद कर रहा है। आप देखिएगा तो वॉक्सवैगन वहाँ से अपने प्लांट में कट कर रहा है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ का नंबर है उसमें छटनी कर रहा है। उसमें कोनिका मिनोल्टा जो कैमरा बनाने वाली कंपनी है, आप देख निपॉन स्टील का वो हाल है, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनी IBM उसका वही हाल है। तो इन सब ने वहाँ से जो फैसिलिटीज़ थी उसको ट्रिम डाउन किया है, उसको कट किया है, वो कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उसकी वजह है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑटो मार्केट चाइना में, ऑटो मार्केट में चाइना में जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो ह्यूज कंपटीशन दे रही हैं। तो जब ह्यूज कंपटीशन दे रही हैं तो उसकी तुलना में जो बाहर के जो ऑटो
की जो कंपनियां हैं उनको लग रहा है कि सारी मेहनत यहाँ बेकार जा रही है, सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जा रहा है, हम compete नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि कहीं और जाके इसको प्लांट को लगाया जाए। आप देखिएगा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से भी चाइना से लोग जा रहे हैं। ट्रेड वॉर उसमें से एक है जो बड़े हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। तो आप देखिएगा कि जो यूएस के साथ जो डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप हैं, बाकी ईयू के साथ जो डिटेरियोरेट कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ के जो विदेश की जो खासकर कंपनियां हैं वहाँ पे जो जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो या तो एकदम से निकलने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना जो है स्केल डाउन कर रहे हैं। ये थोड़ा चाइना के लिए चिंता की बात है। ओके, सो यहाँ पर क्या हम बेनिफिट इंडिया देख सकते हैं? देखिए, इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब ये एक ये है कि मुझे आप पूछेंगे बड़े घिसे घिसे पिटे आंसर में दूंगा, पर वही आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिया और चाइना की बात करें, हम लोग 20 साल से सुन रहे हैं इंडिया चाइना इंडिया चाइना, एक्चुअली वो इंडिया चाइना वो हो नहीं रहा है। मतलब वहाँ से जो निकल रहे हैं लोग वो हिंदुस्तान में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। पीएलआई में तब तक लोग नहीं, जब पीएलआई में जब आपने ह्यूज डिस्काउंट दिए, ह्यूज सब्सिडी दी, एक तरह से कहिए, उसका पूरा इंतजाम किया जब नहीं तो चाइना से जितनी कंपनियां निकल रही थी वो सारी वियतनाम जा रही थी। उसी तरह से अभी तक ये चाइना बेचारा खुद परेशान है। आप अमेरिका से ट्रेड वॉर के चक्कर में चाइना तो खुद ही वहाँ से निकल के अभी मेक्सिको जा रहे हैं। चाइना के कई प्लांट मेक्सिको में लग रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से जो हम अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका उस पर दुनिया भर के टैरिफ लगा रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है। तो आसान सा रास्ता यह है कि इसको मेक्सिको के रास्ते लिया जाए। आप अखबारें पटी पड़ी हैं जिसमें आप पढ़िएगा कि चाइना मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुस रहा है, क्योंकि वो सबसे आसान सा रास्ता है। लेकिन ये रास्ता भी क्या, अब जब ट्रंप जी आ गए हैं तो ये रास्ता भी क्या, मतलब 20 जनवरी को जब वो सत्ता स्थानांतरण होगा तो उसके बाद भी मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा या इसमें केवल बदलाव होगा, चैलेंजिंग है। तो इसलिए चाइना से आउटफ्लो अगर घट गया है तो इसमें कोई मतलब स्टिफ कंपटीशन भी है, और दूसरा विदेश की जो कंपनियां थी उसकी मार्जिन भी कम हो रही, तो उनको लगा कि यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रीड कर सकते कि चाइनाज लॉस इंडियाज बेनिफिट। इसमें बहुत सारे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिसको देखना पड़ेगा। नहीं, ये जो आउटफ्लो आ रहा है इसमें जिस तरह की कंपनियां वहां से जा रही हैं उस तरह की कंपनियां हिंदुस्तान में आके प्लांट लगाएंगी, तो ये वाला डायरेक्ट फायदा मैं नहीं देख रहा हूँ। ओके, चलिए अगली खबर। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत की खाद्य सब्सिडी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। इस बार WTO के 5 सदस्य देशों यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा और यूक्रेन ने कहा है कि भारत गेहूं और चावल के मामले में जरूरत से ज्यादा मार्केट प्राइस सपोर्ट उपलब्ध कराता है, जिस वजह से गेहूं और चावल का ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होता है। WTO में एक और चुनौती, कैसे निपटेगा भारत? ऐसे क्या है प्रियंका की जो एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पीस क्लॉज बोलते हैं। तो अभी क्या होता है पीस क्लॉज, उस पर बाद में आते हैं। देखिए क्या है कि जो WTO में भारत के ऊपर आरोप, एक तो देखो कौन कौन लोग लगा रहे हैं वो देखिएगा। ये सब वो लोग लगा रहे हैं जो हमारे साथ कम्पीट करते हैं वीट प्रोडक्शन वगैरह में। इनको दिक्कत यही कहते हैं नियम के हिसाब से, WTO के हिसाब से, कि आप जो सब्सिडी है, मोटे तौर पे इसको ऐसे समझा जाए कि आप जो मार्केट सपोर्ट देंगे वो 10% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो जो फसलें पैदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट सपोर्ट आप कर रहे हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका ही कहना है कि 2021 से 2023 तक भारत ने 87% मार्केट सपोर्ट दिया है। भारत ने इस बात से इनकार नहीं किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और हमने कहा नहीं साहब हमने तो नहीं दिया है। वो भारत ये कह रहा है कि हम जो अभी पैमाना है आपका उसको, अच्छा उसमें से पीस क्लाउज है, पीस क्लाउज का इस्तेमाल तब आप करते हैं जब आपको लगता है कि जिसमें से आप जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। भारत का ये कहना है कि आपका जो मेजरमेंट का तरीका है हम उससे एग्री नहीं करते हैं, लिहाजा आप उस पर काम करिए, बजाय इसके कि आप हम पे दोषारोपण करें कि साहब हमने कितना दिया है। क्या भारत का ये कहना है कि अगर ये मेजरमेंट करेंगे तो असली बात सामने आएगी कि कौन कितना हेल्प करता है। तो ये ऑनगोइंग वॉर है WTO में हमारा। तो WTO में ऐसा नहीं कि कोई हम भी बड़े कमज़ोर घिसे पिटे दबे कुचले बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए भारत में किसानों की जो स्थिति है उसमें भारत का अलग पैमाना है किसानों को सब्सिडी देने का। भारत का अलग पैमाना है कि हमारे यहाँ एकरेज किसानों के लिए छोटा है, वो सब बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी खेती करते हैं, तो उनके यहाँ सब्सिडी दी जाती है दूसरे तरीके से। तो भारत कह रहा है कि पहले जो मेजरमेंट का आपका तरीका है इसको बदलिए।
तो इसको आप एक सामान्य खबर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि खबर इम्पोर्टेंट है, लिहाजा भारत सरकार ने बोला कि हम समय पे इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे और सही भारत के लिए सही कोई चिंता की बात कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए। दिग्गज डेयरी ब्रांड अमूल के प्रोडक्ट नवंबर के अंत तक यूरोप के बाजारों में मिलना शुरू हो जाएंगे। अमूल का संचालन करने वाली कोऑपरेटिव संस्था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन जयंत मेहता ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूरोप में अमूल के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए स्पेन की मिल्क कोऑपरेटिव से करार किया गया है। शुरुआत दूध बेचने से होगी और बाद में दही, पनीर और घी भी बेचे जाएंगे। तो अमूल गर्ल जो है वो पहुंच गई है अब यूरोप। देखिए, ये दूसरा देश है जहाँ पे अमूल गया है। अभी जैसे आप देखिएगा, मार्च से अमेरिका के कुछ इलाकों में दूध लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अमूल काम कर रही है। अभी अमूल को बहुत यात्रा तय करनी है। ऐसे नहीं हो जाता कि आप साल में अगर आपका टर्नओवर 80,000 करोड़ है तो आप जाके एकदम से तहलका मचा देंगे यूरोपियन यूनियन में। ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये मौजूदा जो प्रावधान है उसके हिसाब से ये स्पेन में दूध खरीदेंगे और उसके बाद होल ऑफ यूरोप में उसकी सप्लाई करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अरेंजमेंट इनका है। जैसे अभी इनका अरेंजमेंट है, जैसे मान लीजिए मिशिगन मिल्क फेडरेशन से यूएस में, तो उससे मिल्क खरीदते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट अपने, जिसमें चीज़ है, जिसमें बटर है, जिसमें दूध है, ये सब सप्लाई करते हैं। अभी यूरोप में ये घुसे हैं दूध में। उसके बाद ये वहाँ से अपग्रेड करेंगे, जिसमें बटर है, जिसमें बाकी और जो डेरिवेटिव्स हैं मिल्क के, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बेचेंगे। देखिए, एक लुक्रेटिव मार्केट है। अगर प्रोडक्ट बहुत ह्यूजली कम्पिटिटिव मार्केट है और बहुत मतलब कोने कोने में वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिसमें डनोन है, जिसमें नेस्ले, ये सब वहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अमूल जिसको बेचना चाहती है, अमूल को वहाँ जाके पता चल जाएगा कि कैसा, वहाँ जाके एक्चुअली टेस्ट होगा कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी कम्पिटिटिव है, प्रोफेशनलिज्म में कितना कम्पिटिटिव है और प्राइस में कितना कम्पिटिटिव है। इसका असली लिटमस टेस्ट वहीं होना है। ये पूरा प्रयोग उनका ये तय करेगा कि यूरोप में अमूल कितना बड़ा धंधा करता है। बहुत चैलेंजेस हैं यूरोप में, खास करके। तो अमूल के लिए नई चुनौती है। हाँ। भारत का तो मतलब नंबर 1 हाँ, है, पर यूरोपीय मार्केट में आप अपने आप को कितना हाँ, मतलब इनसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे, और जो हिंदुस्तानी बाजार में जो चौधरी बने हुए हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बाजार में, वो सब वहाँ पे लेवल हेडेड हो जाएंगे। जो चौधरी का असली लिटमस टेस्ट होगा, स्पेन से होगी शुरुआत। थैंक यू सो मच पवन जी, आज आपने वक्त निकाला। फिर मुलाकात होती है, शुक्रिया आपका। तो मनी सेंट्रल में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने राय, प्रतिक्रिया और जो भी आपके सुझाव है हमें भेजते रहिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।